नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, जिसमें जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तो उनको आसानी हो जाए करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम चर्चा करते हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में। हम पॉलिटिकल न्यूज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और जिस भी न्यूज में जो भी कॉन्क्रीट आर्गुमेंट है तो आप एकदम में लिख सकते हैं, उसका ही डिस्कशन हम डिटेल में करते हैं। एनालिसिस इन डिटेल में देखने से पहले जो भी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए। दूसरा, यदि द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के टॉप पे लिंक पिन किए गए, उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको पढ़ने में आसानी हो। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com पे जाके द हिंदू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस। तो काफी सारी ऐसी न्यूज है कि जो थियोरेटिकल ज्यादा है, और बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, ये है फिलोसॉफिकल टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि इंडिया क्या करता है कि भाई अपने जो भी चैलेंजेस है, ठीक है, जब तक कठिनाई या प्रॉब्लम नहीं आती तब तक इंडिया उसका सॉल्यूशन ढूंढता नहीं है। तो उसके जो वेस्टर्न सोच है उसको यहाँ पे एक आंसर दिया गया है कि ऐसा नहीं है, जब चैलेंज या चुनौती आती है तभी कोई रास्ते ढूंढे जाते हैं, इस प्रकार से नहीं है। कार्य होता रहता है, जैसे ही कोई चैलेंजेस या कोई दुविधा आती है तो उसके लिए अलग से फिर कार्य करना पड़ता है। रिसर्च बेस काम नहीं होता है, अपडेटेड बेस पे काम होता है, यानी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं होता है कि सडनली आप देखें, तो जैसे हम मनुष्य की बात करें तो हम आज भी मानते हैं कि जो गोरिल्लाज है, ठीक है, बंदर है, उससे आगे जाके इंसान बने, ठीक है, तो ये सडन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कहा यही जा रहा है कि मान लो कि भाई एग्जाम का एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कल एग्जाम है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि बच्चों की यदि कल एग्जाम है तो बच्चे आज रात को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, उनको आज सुबह भी लगेगा कि जैसे अभी तो बहुत टाइम है, यानी इसी प्रकार, यानी जब आग लगती है तब हम कुआं खोदने बैठते हैं, उस प्रकार से तो उसको अपोज किया गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है धर्म, बराबर, यानी धर्म यानी यहाँ पे ऐसी नहीं बात हो रही है कि पर्टिकुलर कोई रिलीजन, ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की रिलीजन की बात नहीं की जा रही है। धर्म यानी मेन थिंग, यानी आपका जो भी कार्य है, यानी मैं टीचर हूं तो मेरा पढ़ाने का कार्य है, आप स्टूडेंट हो तो आपको सीखने का कार्य है, इस प्रकार से। और दूसरा, ये तो धर्म से तो जया, ठीक है, मीनिंग आप सीधा सीधा ही समझ सकते हैं कि जहां पे धर्म है वहां पे ही विजय है, ठीक है। दूसरा सेम है अपना, आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। उसी प्रकार से दूसरा भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, धर्मो रक्षिति रक्षिता, यानी आप धर्म का रक्षण करो, धर्म आपका रक्षण करेंगे, ठीक है। इसका भी मैंने डिस्कशन किया है। सेम सूत्र है लबासना में, ठीक है, लाल बहादुर जो एकेडमी है अपनी मसूरी में, वहां पे शीलम परम भूषण, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम, अब जिस भी एरिया से उस एरिया में, और थैंक यू, या जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कितने बच्चे रेगुलरली करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, सेम प्रशांत भूषण जी की तरह साउथ में केस आया है, जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पे क्या हुआ है कि जो तमिल एक्टर सूर्या है, उन्होंने जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, जिनको भय था कि यदि मैं पास नहीं हुई या फेल हो गई तो क्या होगा, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ये जो एक्टर सूर्या है, ठीक है, उन्होंने उस स्टूडेंट का स्टेट पक्ष लिया है और एक ट्वीट किया है कि भाई जो भी जज है, ठीक है, वो कोरोना से डर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अभी जजमेंट दे रहे हैं, और वो बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप जाके एग्जाम दो। क्योंकि हमने देखा था नीट की एग्जाम में, मैंने आपसे काफी सारे जितने भी पॉइंट है वो डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि भाई अभी क्या क्या प्रॉब्लम है जो नीट के स्टूडेंट है वो सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि वो खुद डर के फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस से दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कोर्ट ने कहा था कि भाई एजुकेशन जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, वो जो भी डेट और एग्जाम जहाँ पे भी कंडक्ट करेगी वहां पे स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होगा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। तो उनके यही स्टेटमेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लिया गया है, ठीक है। देखते हैं इसका भी क्या फैसला आता है।
दूसरी चीज यहाँ पे फिर से एक बात आई है फिजिकल डिसेबल के ऊपर, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है। बात क्या हो रही है कि भाई जो फिजिकल डिसेबल है, यानी जो बोल नहीं सकता, या कोई जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, ठीक है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल सुन नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को हम बेचारे की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, हम सोचते भाई अब हमारे हाथ पग होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते, इनका कैसे होता होगा। लेकिन ये सोच अभी गलत है। ठीक है, अभी यदि आपके पास थोड़ा भी टैलेंट है, स्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। उस प्रकार की बात की गई है। जैसे मान लो आपके हाथ ही है, तो आप कंप्यूटर पे बैठ के भी अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी इनकम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी खुल के जी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ग्लोबली अवेलेबल है। आपने सुना होगा जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, ठीक है, वो भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। याद रखिए, मैं एक चीज दिल से मानता हूँ, वो है कि कोई शरीर से डिसेबल हो सकता है, ठीक है, कोई शरीर से विकलांग हो सकता है, लेकिन सही विकलांग वो है जो मन से खुद को विकलांग मांगे। ठीक है, जिसने सोच लिया कि मैं विकलांग नहीं हूं तो नहीं है। तो ऐसा ही एक बेस्ट मोटिवेशन आपने सुना होगा कि गर्ल है, उसका नाम आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वो गर्ल के ट्रेन में गिरने से 2 पैर कट गए थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था। ठीक है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना, काफी फेमस है। कई जो मोटिवेशन सेशन होते हैं वहां पे भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ, आपको भी पता ही होगा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। इससे क्या होता है, ऐसे जब टॉपिक से आप कोई कोई चीजें उठा लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में वो आपको एग्जाम्पल लिखने में आसानी होती है। दूसरा 16 सितंबर है, वो वर्ल्ड ओजोन डे है। ठीक है, ओजोन डे में ओजोन पे कोई एडिटोरियल आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आएगा। आपको क्या करना है, ओजोन के ऊपर, ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, हम कैसे ओजोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक ऐसे लिख सकते हैं जिससे ओजोन और एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं वो आप कंपाइल कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं, जिससे आपको ओजोन लेयर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट में भी वो आपको करना है, और ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है अर्थ की जो नेबर प्लेनेट है, ठीक है, विनस के बारे में, तो उसकी भी मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे हम मार्च पे तो गए, ठीक है, लेकिन हमने विनस पे कोई कार्य नहीं किया, तो यही चर्चा हो रही है। तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो उनका टेम्परेचर 46 अंश सेल्सियस है। दूसरा, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, उसकी साइज अर्थ के जितनी सिमिलर है, और वहां पे भी अर्थ जैसे रॉकीस है, ठीक है, पर्वत है, तो इसीलिए अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, किसको, विनस को। तो मैप दिखा देता हूँ, इमेज, आपको प्रिपरेशन क्या क्या करना है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, आप में से सभी बच्चों को शायद तो पता ही होगा, सन, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, कंटिन्यू, नेपच्यून तक। दूसरा, एक जो मेन थियरी जो नहीं पता होता, कौन सा बेल्ट कहाँ पे, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, और नेपच्यून के बाद आखिरी में क्या है, कॉपर बेल्ट है। ये पृथ्वी है और ये मून, चंद्र है, बगल में मार्स है। मार्स मिशन तो हमने काफी भेजे हैं, अभी बात हम कर रहे हैं विनस के लिए। ठीक है, तो आज विनस के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि यूरोपियन यूनियन जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा, और बाकी जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा विनस पे जो भी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसके कार्य करेंगे। वहां पे भी ओजोन लेयर है, वहां पे भी ऑक्सीजन है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी साइज पृथ्वी की तरह सिमिलर है। ठीक है, ये आपको साइंस इन टेक में प्रिपेयर करना ही है, तो सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अर्थ की सिस्टर कौन है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं। जिसने करंट अफेयर प्रिपेयर किया होगा उसको पता होगा, नहीं प्रिपेयर किया होगा उसको नहीं पता होगा। तो यही इंफॉर्मेशन इकोनॉमी बेस पे फिर से एक इंफॉर्मेशन आई है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या चर्चा हो रही है। तो हमने देखा 2020 में फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो -23.9% था, यानी सारी जो इंडस्ट्रियां है वो डीग्रो कर रही थी। उसमें हमने देखा कंस्ट्रक्शन वो भी डीग्रो कर रही है, फिर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड वो भी ब्रॉडकास्टिंग वो भी डीग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी डीग्रो कर रही है। एक जो अच्छी न्यूज देखने को मिली वो थी एग्रीकल्चर में, वहां पे जो ग्रोथ है वो 3.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका भी बेनिफिट किसानों को नहीं मिला है। ठीक है, हालांकि क्रॉप ज्यादा आई है, लेकिन हमने उसमें भी चैलेंजेस की बात की थी कि भाई जिस भी खेत में जहाँ पे क्रॉप आई है, ठीक है, कटाई हुई है और पाक मिला है, तो वो अपने एरिया से जहाँ पे भी मंडी है, ठीक है, जहाँ पे डिमांड रहती है सब्जियों की, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इसकी वजह से प्राइस नहीं आई। दूसरा कि भाई मंडी में भी जो गवर्नमेंट है उसने, हमने देखा था वीट और जो राइस है उसमें
तकरीबन 13 और 16% के जो क्रॉप थे, ठीक है, वो ही एमएसपी पे खरीदे थे, ठीक है। बाकी सारे जो क्रॉप थी तो वो एजेंटों ने कम दाम में खरीदी थी, एमएसपी से भी कम। तो यही सारी डिस्कशन यहाँ पे की गई है। हालांकि ये सारे टॉपिक जो इकोनॉमी के हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। दूसरा यहाँ पे बात बताई गई है स्टैंडिंग कमेटी की। तो आपको ये पॉलिटी में लेक्चर, पॉलिटी के अंदर आपको पार्लियामेंट्री कमेटी करनी है, ठीक है। इसमें बात की गई है 24 स्टैंडिंग कमेटी रहेगी। टाइप देख लीजिए, दो टाइप की कमेटी रहती है, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या है, उसको परमानेंट कमेटी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा रहता है एडॉक कमेटी, यानी टेम्पररी जिस कमेटी का गठन किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, उन्होंने बताया कि भाई जो हम स्टैंडिंग कमेटी है वहां पे जो भी राज्यसभा के एमपी वो 1 साल के लिए मेंबर रहते हैं, उसका टेन्योर 2 साल कर दिया जाना चाहिए, जो दिखाया है बाकी इंफॉर्मेशन के। सब रूल 4 है, रूल 331 ठीक है, और सब रूल 3 रूल 269 लोकसभा के और राज्यसभा के। याद नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान देना है कि मेंबर का जो टेन्योर रहता है वो फिक्स रहता है, वो रहता है 1 साल। 1 साल के बाद उस जो मेंबर होता है कमेटी के, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं, वो दूसरी कमेटी में चले जाते हैं या तो कोई नए आ जाते हैं। फिर आपको पता होगा अकॉर्डिंग आर्टिकल 83 के जो भी राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है, 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर 2 साल में क्या होंगे, रिटायर होंगे, ठीक है। तो ऐसे मेंबर के लिए यहाँ पे क्या किया गया है वाइस चेयरमैन के द्वारा, ये स्टैंडिंग कमेटी में जो भी राज्यसभा के मेंबर का सिलेक्शन करना होता है वो चेयरमैन के द्वारा होते हैं, सेम लोकसभा में स्पीकर के द्वारा होते हैं, तो हर साल करना पड़ता है, ठीक है। इसके बजाय क्या करना चाहिए कि राज्यसभा के जो मेंबर है उनका 1 साल के टेन्योर की जगह 2 साल कर देना चाहिए, ताकि उसको रिटायर भी होना हो तब भी वैकेंट हो जाए, और बाकी भी किसी भी कारणवश अगर वो उस कमेटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सके। तो सेम यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन की डिस्कशन की गई है कि राज्यसभा में हर 2 साल और लोकसभा में हर 5 साल, ठीक है, और ऐसा 10 साल में करना पड़े यदि हम इसको टेन्योर को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, 2 साल और 5 साल के लिए। कहा क्या जाता है कि भाई जिस भी एमपी को जिस भी कमेटी के अंदर रखा जाए, ठीक है, कमेटी का गठन में भी मैंने देखा 24 स्टैंडिंग कमेटी रहती है, जिसमें 31 मेंबर रहते हैं, 10 राज्यसभा के और 21 लोकसभा के, ठीक है। तो उसमें भी क्या कहा गया है कि भाई देखो जो भी कोई व्यक्ति अगर 1 साल के लिए मेंबर रहता है, ठीक है, तो वो अपना बेस नहीं दे पाता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाता। इससे अच्छा आप उसको रहने दो, और जो कोई भी रिटायर हो रहा है वहां पे नया ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि यदि कुछ लॉन्ग टाइम के लिए मेंबर रहते हैं तो अपना बेस दे पाए। ये चीज की डिस्कशन यहाँ पे की गई है। हालांकि समझ रहे तो इसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी बाकी सारी न्यूज है, एक के बाद एक देख लेते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जी है जो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने बोला मैंने अच्छा अपना कार्य किया, ठीक है। ये मोदी जी है, कोरोना इकोनॉमी के खड्डे में कुएं में गिरे हुए और वो बोल रहे हैं, ठीक है, अपने काम का नहीं है। आप समझ सकते हैं क्या चीज की बात हो रही है। दूसरा यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत है तो उस केस को ज्यादा ही हाईलाइट किया गया है, हालांकि इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी, इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो बाकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, काफी सारी आज डिस्कशन करेंगे, न्यूज बेस ज्यादा रिपीटेड है लेकिन फिर भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो अमेरिका ने इंडिया को जो अफगानिस्तान पीस ट्रेल के उसके लिए आमंत्रित किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन सोल्जर है वो भी जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 2 अलग अलग पावर है, एक है अफगानिस्तान गवर्नमेंट खुद और दूसरा तालिबान। तालिबान अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वो अफगानिस्तान पे रूल करना चाहता है, ठीक है। अभी उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, अमेरिकन सोल्जर भी चले जाएंगे तो वहां पे जो लोग हैं, ठीक है, उसमें फिर से वही कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी। तो उसी को लेके जो शांति की टॉक हुई थी दोहा में, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे कही गई और इंडिया भी चाहता है कि वहां पे जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो रूल करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और बाकी भी काफी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में, ताकि वहां पे शांति बनी रहे, तालिबान का एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। और हमने भी देखा था इकोनॉमिकल कनेक्शन के लिए हम जो चाहबा बंदरगाह है, ठीक है, उससे अफगानिस्तान को जोड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो कॉरिडोर है, ठीक है, अपना जो अमृतसर वाला वाघा बॉर्डर वाला जो कॉरिडोर है उसकी हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपसे डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ आप डेली बेस पे करंट अफेयर लेक्चर दिख रही है। मैं बहुत कम टाइम में आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, ठीक है,
वो आपसे साझा करता हूँ ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए और आपको कम समय में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। दूसरी बात करते हैं एमपी लेड्स फंड की। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जिसमें हर साल एमपी को लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और एक क्यूमुलेटिव होती है, यानी हर साल 5 करोड़ मिलेंगे। भले आप एक साल में 5 करोड़ में से 1 करोड़ यूज करो, अगले साल फिर से 5 करोड़ मिलेंगे, यानी टोटल 9 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू मिलते हैं। तो हमने देखा था कोरोना लॉकडाउन के अंदर एमपीज की जो सैलरी वो भी कटाई गई थी, और दूसरा जो एमपी लेड्स फंड है वो 2022 तक क्या किया गया, उसको रोका गया है। तो टोटल जो 8,000 करोड़ जितनी जो अमाउंट है वो अभी कोरोना वायरस के जो कार्य है, ठीक है, इमरजेंसी जो है उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है वो है एविएशन को लेके। तो एविएशन में अभी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा क्या किया गया, उनको पावर दी गई है, जिसमें स्टेट्यूटरी पावर प्रोवाइड की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, जो निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट में अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है, जिसमें पावर की प्रावधान दी गई है किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को। अभी एयर इंडिया ग्रो कर रही है, ठीक है, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले एयर इंडिया की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, ठीक है। उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं। क्या बदलाव किए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। दूसरा बात हो रहा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी बिल है उसके बारे में, तो इसकी भी मैंने चर्चा की थी कि भाई एसेंशियल कमोडिटी बिल्स है, ठीक है, उसके अंदर जिस भी प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है तो उसकी प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जा रही है, उससे ज्यादा बढ़ाए नहीं जा सकते, भले उसका स्टॉक लिमिटेड हो। जिसमें इस सारा स्टोरेज मूवमेंट सेल लाइक फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्स, एडिबल ऑयल्स, ओनियन, ठीक है, इन सभी को रखा जाएगा। तो इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि फार्मर को इसके वजह से जो भी कोई ज्यादा भी क्रॉप होगी या कम भी क्रॉप होगी तो ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते। ओनियन की चर्चा फिर से चलने लगी है, ठीक है, क्योंकि नई क्रॉप अच्छी हुई नहीं है तो ओनियन का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया गया है, क्योंकि भारत में ही ओनियन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इससे भी क्या होगा, जो भी किसानों ने उगाया होगा उसको इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अजीत डोवाल जी एग्जिट होके निकल गए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कि पाकिस्तान ने वहां पे नए मैप जो प्रस्तुत किए वो फॉल्टी मैप थे, ठीक है, इसमें कुछ कुछ एरिया है इंडिया का वो पाकिस्तान में दिखाया गया है। तो अजीत डोवाल जी ने उस एससीओ से बाहर निकल गए थे और बात की थी कि भाई जो एससीओ है उसका खुद का एक गरिमा है, खुद का एक लेवल है, ठीक है, तो उसको दूसरे कंट्री के जो प्रोपोगेंडा टाइप जो भी पॉलिटिकल इश्यू उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसको क्या होगा कि भाई एससीओ ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोपोगेंडा टॉपिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता पे क्या सवाल उठेंगे, ठीक है, यही बात इनके द्वारा कही गई है। तो ये भी इंफॉर्मेटिव था न्यूज बेस, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। पूरा टॉपिक आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही थी, ठीक है। और बाकी जो डिस्कशन है वो मेनली बेस है इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है। तो फिर से चर्चा में आया है बहरीन, इजराइल और यूएई। तो हमने देखा था कि सबसे पहले यूएई ने हाथ बढ़ाया था इजराइल की ओर कि भाई आप वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है वो एनोक्स ना कीजिएगा, हम आपको कंट्री की मान्यता प्रोवाइड करेंगे। उसी टाइम पे इजराइल ने मान लिया था, और यूएई का था कि मैंने जैसे आपको कल ही डिस्कस किया, इजराइल वेस्टर्न कंट्री के साथ डीलिंग करना चाहती है तो उनके लिए इजराइल का एक रोल महत्व है, ठीक है। तो अभी बहरीन ने भी उसको मान लिया है, तो धीरे धीरे जितनी भी जीसीसी कंट्रीज है, ठीक है, वो भी इजराइल को कंसीडर कर लेगी। तो ये अच्छी बात है इजराइल के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था इजराइल को एज ए कंट्री रिकग्निशन देने में इंडिया सबसे आगे था, ठीक है, इसलिए तभी से इंडिया और इजराइल के रिलेशन अच्छे हैं। और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई मान लो सभी लोग इजराइल को क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे, तो जो पैलेस्टीन लोग थे, ठीक है, जो वेस्ट बैंक में रहते, जो पहले पैलेस्टीन एरिया था, इजराइल को पुराने में पैलेस्टीन एरिया कहते थे, तो धीरे धीरे इजराइल ने एनॉक्स करके अपना एरिया बना दिया, तो पैलेस्टीन लोगों की कोई बात सुनेगा नहीं। तो ये सारे टॉपिक हमने इन डिटेल डिस्कशन किए हैं मैंने, जिसमें आपको बेस सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। दूसरा ब्रेक्जिट पे बात हो रही है कि जो भी यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन ने एग्जिट किया है, ठीक है, तो उसी में उनको अपना एक स्टैंड देना था कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे, फिर बाकी कंट्रियों के साथ भी वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करेंगे, यूरोपियन यूनियन के फॉलो करेंगे, लेकिन वो भी अपना स्टैंड नहीं दे रहे, अपना जो बिल है, ठीक है, वो ला नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यूरोपियन यूनियन उस पर गुस्सा हो रहा है। तो यही डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम, और थैंक यू। और जो भी कोई कमेंट है आपको अच्छी लगी वो मुझे बताइएगा, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।